तो बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म जो है वो एक्सप्लेन हुआ था एक थ्योरी के अंडर, किया गया था बाय हग्सले एंड हग्सले। दोनों रिसर्चर का नाम हग्सले से एंड होता है, तो आप एक सिंगल हग्सले टर्म जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन को जो थ्योरी थी जो इन्होंने एक्सप्लेन की, उन्होंने कहा कि मसल जो है उसके कुछ प्रोटीन्स जो है वो स्लाइड करते हैं तो जाके कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसका बेसिक आइडिया हम कल ऑलरेडी ले चुके थे। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वो है जो हग्सले ने प्रोवाइड की थी और बताया था कि हमारे पास मसल जो है, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय स्लाइडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो है वो स्लाइड करते हैं और फिर जाके कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो बच्चे इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगी हमारे पास वो होती है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। यही हमने स्ट्रक्चर में डील किया था। कल जब हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें बात की थी कि एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं मसल में। तो बच्चे एक्टिन और मायोसिन जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करेंगे, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे कि हाँ जब मन किया और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इनको एक सिग्नल मिलेगा फिर जाके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बच्चे वो सिग्नल जो है, सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाय nerve impulse। नर्व इम्पल्स जो है वो उसे प्रोवाइड करती है वो स्टिमुलस जो कि एक्टिन और मायोसिन को इन्वॉल्व करेगा और अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास एनर्जी यूटिलाइजिंग है। सो दिस प्रोसेस इज एनर्जी यूटिलाइजिंग। ये सारे मैं बेसिक पॉइंट्स लिख रही हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म जो है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रोसेस यूटिलाइजेस एनर्जी that is breaking of ATP। ठीक है, अब बच्चे मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा जब उसे एक स्टिमुलस मिलेगा। तो स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, कोई भी फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, कोई भी रेडिएशन जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करेगी बॉडी में, और एज अ रिस्पॉन्स मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि बॉडी फंक्शन कर सके। ठीक है, अब वो मैकेनिज्म जो है जैसे मैंने कहा कि नर्व इंपल्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नर्व इंपल्स जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करेगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैसे, उसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हमें स्टिमुलस रिसीव होगा। ठीक है, तो हमने स्टिमुलस को रिसीव किया। कोई भी रेडिएशन हो सकती है, केमिकल हो सकता है या फिर फिजिकल फैक्टर जो कि बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो बच्चे बॉडी रिसीव स्टिमुलस, बॉडी ने रिसीव किया स्टिमुलस को। बच्चे मैं बहुत बेसिक से लेके जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चे स्टिमुलस का मतलब कुछ भी हो सकता है जो बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो बच्चे स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी आई रिसेप्टर है जो कि लाइट को रिसीव करेगा, रेडिएशन को रिसीव करेगा। स्किन जो है वो टच को, प्रेशर को रिसीव करता है। ठीक है, पेन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन में।
टंग है जो टेस्ट, जहाँ पे टेस्ट बर्ड्स रहेंगे, केमिकल को रिसीव करता है। हमारे नेजल एपिथेलियम, नोज अगेन केमिकल को रिसीव करता है। तो हमारे पास अलग अलग स्टिमुलस जो है वो रीच कर जाएंगे बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई चीज है जो आपको इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली, किसी ने आपको हिट किया है, या कोई भी इंसेक्ट है जिसने आपको आके स्टिंग किया, कोई भी चीज जो है वो आपको अभी इफेक्ट कर रही है। तो स्टिमुलस जो है वो सिग्नल्स क्रिएट करेगा नर्व्स में, एंड सिग्नल्स रीचेस ब्रेन। तो सिग्नल जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक रीच करेंगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल ब्रेन लिख रही हूँ क्योंकि वो हमारे पास मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है। अब ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स बनाएगा। फर्दर ब्रेन फॉर्म्स रिस्पॉन्स एंड कंडक्ट इट टू इफेक्टर रीजन। इफेक्टर रीजन वो होता है जिसे काम करना है, और इफेक्टर रीजन हमारे पास होते हैं मसल्स। हमें जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को रिएक्ट करें, तो मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे एक्सटर्नली, बट हम इंटरनली इफेक्ट जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। हमारी बॉडी में सिर्फ स्केलेटल मसल्स नहीं है, स्मूथ मसल्स भी हैं। वो स्मूथ मसल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। हमारे स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, फंक्शन करवाने के लिए, सिक्रीशन करवाने के लिए वहां पे कुछ बेसिक लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, और बेसिक लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन के स्मूथ मसल्स चाहिए, है ना। कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसमें मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जिसे मायो एपिथेलियम कहते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक्सटर्नली दिखे, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास इफेक्टर रीजन तक ब्रेन ने रिस्पॉन्स बना के दिया कि हाँ ये चीज, ये काम हुआ है, बॉडी को ये चीज इफेक्ट किया और अकॉर्डिंगली आप ये काम करो। अब वो रीच कैसे किया, सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास वो है, ठीक है। अब ये है हमारे पास नर्व का एंड, नर्व एंडिंग रिलीजेस एसिटाइल कोलिन एट मोटर एंड प्लेट। ये यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो, कुछ टर्म्स जो है उनसे फेमिलियर होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगी इसे समझाने के लिए। हमारे पास ये है मसल, ये एक मसल है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल मसल सेल है, स्केलेटल मसल होगा। तो नर्व सेल हमारे पास इस तरीके से होता है बेटा, ये टिश्यूज में पढ़ रखा है आपने, ठीक है। तो बच्चे नर्व सेल जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास। तो बच्चे मसल का वो पार्ट जो नर्व एंडिंग को रिसीव करता है, वहां पे ना एक डिप्रेशन होता है इस तरीके से, ये इस तरीके से डिप्रेशन होगा। वो बिल्कुल सीधा नहीं होगा, इसमें डिप्रेशन होगा। ये यहाँ पे नर्व एंडिंग आके एंड करेगी। विजिबल है सबको? तो बच्चे ये डिप्रेशन जो है, इसी को थोड़ा सा बड़ा करके अब दिखाने वाली हूं मैं। हमारे पास ये मसल का पार्ट है, यानी कि जहां पे डिप्रेशन था, ये मसल का फाइबर, ठीक है, ये वाला पार्ट जहां पे डिप्रेशन था, और ये रिसीव कर रहा है नर्व एंडिंग को। हमारे पास मल्टीपल नर्व से होते हुए इंफॉर्मेशन रीच की है और यहां तक पहुंच गई, ठीक। ये नर्व एंडिंग है, ब्रेन से यही नर्व जो है वो लेकर आई है मैसेज, लेकिन उसे मसल तक कैसे पहुंचाएगी, हम उस मैकेनिज्म की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टिमुलस जो है वो यहां से गया था, ये हमारे पास हैंड है, ठीक है। हैंड से स्टिमुलस गया था ब्रेन के पास, तो ब्रेन के पास गया था, ब्रेन ने रिस्पॉन्स बनाया, अब वो भेजा है मसल के पास, ठीक है। अब मसल के पास यहाँ पे नर्व एंडिंग क्रिएट हुई है, नर्व एंडिंग है, और वहां पे फंक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखेंगे, अभी चीज कैसे हो रही है, फंक्शन कैसे हो रहा है, ये आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आने वाला है, ठीक। तो अब क्या है हमारे पास,
ये मसल का जो एंड है, मसल का वो पार्ट जो कि नर्व एंडिंग को रिसीव कर रहा है, उसे मोटर एंड प्लेट कहते हैं। और इस मोटर एंड प्लेट में हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो रिसेप्टर्स इसकी सरफेस पे है, मोटर एंड प्लेट पे है। और बच्चे इसी के एग्जैक्टली ऊपर हमारे पास नर्व की एंडिंग है। ठीक है, नर्व की एंडिंग का स्वोलन पार्ट एनिमल टिश्यूज में किया था, इसे साइनेप्टिक नर्व कहते हैं। तो बच्चे अब ये फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, इस तरीके से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, मैंने डायग्राम में जैसा दिखाया ना कि एक दूसरे से दूर है, ये एक्चुअली भी ऐसे ही होते हैं। हमारे पास सिग्नल डायरेक्टली नहीं ट्रांसमिट होता, वो थोड़ा सा गैप क्रिएट करता है। नर्व और न्यूरॉन जो है वो किसी न्यूरॉन के साथ या किसी मसल के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट एंडिंग के साथ नहीं बनाती है, वो एक गैप क्रिएट करती है हमेशा। और वो गैप, वो जंक्शन, वो एंड जहां पे गैप क्रिएट होता है उसे साइनैप्स कहा जाता है। तो ये बन रहा है हमारे पास साइनैप्स, एक स्पेशल तरह का जंक्शन, एक स्पेशल तरह का जंक्शन जहां पे नर्व एंडिंग जो है वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना रही, फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाएगी। तो ये साइनैप्स है हमारे पास। जब भी मैं टर्म साइनैप्स की बात करूंगी तो ऐसे जंक्शन की बात करूंगी जहां पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं बना है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, तो बच्चे साइनैप्टिक नर्व और मोटर एंड प्लेट के बीच में हमारे पास ये जंक्शन बना है, यानी कि साइनैप्स बना है। और इस साइनैप्स के नीचे हमारे पास एक चीज ऐसी है जिसे सिग्नल रिसीव करना है और दूसरी चीज ऐसी है जिसे सिग्नल भेजना है। ठीक है, जिसे सिग्नल रिसीव करना है वहां पे क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। मसल को ही सिग्नल चाहिए ना, उसे देना है, तो वहां पे रिसेप्टर्स है। लेकिन ये रिसेप्टर्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स वो क्या करते हैं, हमारे पास बच्चे क्या होता है जब नर्व्स में सिग्नल आता है ना, सिग्नल एंड तक पहुंच जाता है ना नर्व के, तो नर्व के एंड में ना कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स आपने पढ़ा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसमें कोई कंपोनेंट फिल्ड होता है, एंजाइम हो, फ्लूइड हो, है ना। आपने गोल्जी के केस में बात की होगी। तो बच्चे ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल्ड होते हैं, फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स। वही न्यूरोट्रांसमीटर जिसके रिसेप्टर्स मसल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, तो बच्चे अब वापस से एक बार एनिमल टिश्यू पे आते हैं, स्लाइटली उसको गो थ्रू करेंगे, फिर वापस से मैं इस कंसेप्ट पे आऊंगी। तो बच्चे जब नर्व का, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने किया था, न्यूरॉन में हमने निसल्स ग्रैन्यूल्स बनाए थे, अगर याद हो तो। निसल्स ग्रैन्यूल्स जो डेंड्राइट्स में और उसके साइटोन में प्रेजेंट होते हैं, ये निसल ग्रैन्यूल्स क्या बना रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर यही बना रहे थे, इनका काम था न्यूरोट्रांसमीटर बनाना। और बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर जो है बच्चे वो पैक होकर, मेम्ब्रेन में पैक होकर आ जाते हैं नर्व की एंडिंग में, और एंडिंग में आने के बाद साइनेप्टिक नर्व में स्टोर हो जाते हैं। तो मतलब हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ नहीं रहते, साइटोन में बनते हैं, लेकिन साइटोन में नहीं रहेंगे, वो आ जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और वेसिकल्स में पैक होने के बाद अब बच्चे क्या होता है कि पूरा ब्रेन से जब इंफॉर्मेशन पहुंची ब्रेन तक, हैंड से आपकी इंफॉर्मेशन पहुंची ब्रेन तक कि हमने, हमारी बॉडी को ये चीज इफेक्ट की है, वो सिग्नल कैसे गया, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। सिग्नल आया कैसे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, है ना। लेकिन बच्चे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के साथ साथ हमारे पास केमिकल काम भी होता है। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स मसल के एंड तक, न्यूरॉन के एंड तक पहुंच जाती है, तो इस दौरान क्या होता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और साइनेप्टिक नॉब की वॉल के साथ मर्ज कर जाते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन के साथ मर्ज कर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सोसाइटोसिस होता है ना। ये सेल है हमारे पास, ये इसका वैक्यूल है,
ये न्यूक्लियस, ये वैक्यूल है, वैक्यूल यहाँ पे माइग्रेट करके वॉल के साथ मर्ज करने के बाद अपने कंटेंट्स बाहर रिलीज कर देगा। बिल्कुल जैसे एक्सोसाइटोसिस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही साइनैप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे मर्ज कर जाएंगे और बीच में न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप में रिलीज कर देंगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां तक पहुंची? साइनैप्टिक नर्व तक, यानी कि नर्व के एंड तक, वो नर्व एंड जो मोटर एंड प्लेट के ऊपर है। और जब इंपल्स पहुंची तो ये वेसिकल्स एक्टिवेट हो गए और वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो उन्होंने गैप में रिलीज कर दिया। और रिलीज करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो रिसेप्टर्स है न्यूरोट्रांसमीटर के, और ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाते हैं मोटर एंड प्लेट के रिसेप्टर के साथ, इसीलिए इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो नर्व एंडिंग जो है वो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है। हमारे पास अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एड्रेनालिन होता है, डोपामीन होता है, एसिटाइल कोलिन होता है। पर मसल के फंक्शन के लिए कौन सा चाहिए स्पेसिफिकली? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो हियर synaptic vesicles filled with neurotransmitters, that is acetylcholine. ठीक है, and motor plant and plate have receptors. मैंने यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स लिखा है, आप एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स भी लिख सकते हो स्पेसिफिकली। तो अरेंजमेंट ये है हमारे पास। ठीक है, वापस से रिपीट करूं तो नर्व की एंडिंग में हमारे पास क्या है? स्वोलन स्ट्रक्चर है जिसे साइनैप्टिक नॉब कहा जाता है। इस साइनैप्टिक नॉब में साइनैप्टिक वेसिकल्स है जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन है, और इस एसिटाइलकोलिन के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स है मोटर एंड प्लेट में। तो बच्चे जब हमारे पास सिग्नल पहुंचता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल साइनैप्टिक नॉब तक, तो वो नर्व एंडिंग रिलीज कर देती है एसिटाइलकोलिन में। ठीक है, एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देती है एक मोटर एंड प्लेट। एंड इन थर्ड प्रोसेस दिस एसिटाइलकोलिन binds acetylcholine receptors on motor and plate. मोटर एंड प्लेट के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है उनको बाइंड कर देता है। ठीक है, अब बच्चे ये जो है ये सारी चीजें बिना मतलब के नहीं हो रही है। एसिटाइलकोलिन का बाइंड करना ये बताना है, मसल फाइबर को ये बताना है कि तुम्हारे पास क्या सिग्नल पहुंचा। एसिटाइलकोलिन का रिलीज होने का मतलब है कि मसल को बताया जा रहा है कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, तुम्हें एक्टिविटी करनी है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो मसल को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं दिया जाता। इनफैक्ट सिर्फ मसल को ही क्यों, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब इंफॉर्मेशन जानी होती है ना, वो भी ऐसे ही जाती है केमिकल सिग्नल के थ्रू। उन दोनों में भी गैप होता है, तो सिर्फ मसल के केस में बात नहीं कर रहे। हमारे पास एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाता, बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि फिजिकल कांटेक्ट हो। वैसे ही न्यूरॉन जो है वो मसल के साथ भी नहीं बनाता। यहाँ पे भी ऐसे ही ट्रांसमिशन होती है और यहाँ पे भी ऐसे ही ट्रांसमिशन होती है केमिकल सिग्नल के थ्रू। तो बच्चे मसल को अवेयर कर दिया गया कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन के करनी है हमें। ठीक है, अब बच्चे उसके साथ सिग्नल पहुंच गया रिसेप्टर तक। ठीक है, एंड एक्टिवेट्स रिसेप्टर, एक्टिवेट कर दिया रिसेप्टर्स को। तो फोर्थ स्टेप है हमारे पास, सिग्नल reaches to muscle fibers through T tubules. अब ये T tubules का क्या है? अब बच्चे मसल सेल ने हमारे पास रिसीव कर दिया, ये था हमारे पास मोटर एंड प्लेट। यहाँ पे मसल सेल है, ये मोटर एंड प्लेट है, इसने नर्व एंडिंग रिसीव की थी, नर्व एंडिंग रिसीव की थी, इसे सिग्नल मिल गया। ठीक है, अब नर्व एंडिंग रिसीव करने के बाद मसल सेल के अंदर कितने सारे मायोफिब्रिल्स होंगे ना, हमने स्ट्रक्चर में किया मायोफिब्रिल्स।
बहुत सारी चीजें हैं। तो मसल फाइबर के अंदर तक मैसेज पहुंचाना है। इस अंदर तक मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे पास हेल्प करता है मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से हमारे पास ऐसे ट्रांसवर्सली है, यहाँ पे ट्रांसवर्सली अगर अंदर तक रीच कर रहा है। आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, एक साइटोस्केलेटल अरेंजमेंट की तरह। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, आउटर मेम्ब्रेन से, और बाहर प्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक की तरह होगा। जो ट्रांसवर्सली ये लॉन्गिट्यूडनल एरिया है, रीजन है हमारे पास सिलेंड्रिकल मसल का। ट्रांसवर्सली जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्रांसवर्सली होगा उसे टी ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो टी ट्यूब्यूल्स कुछ नहीं है, वो ट्रांसवर्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारे पास। ठीक, तो बच्चे दीज आर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास इंपल्स को अंदर तक पहुंचाते हैं। यानी कि देखो, अब मैसेज हमारे पास केमिकली आया और मसल क्या कर रहा है, उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके टी ट्यूब्यूल्स की हेल्प से अंदर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी डील कर ली थी। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि मसल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी नहीं होती, कंडक्टेबिलिटी भी होती है। तो टी ट्यूब्यूल्स हमें वो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये अंदर तक मैसेज पहुंचाएगा। तो ये पहुंच गया हमारे पास सिग्नल मसल के पास। ठीक है, अब हमें जानना है कि सिग्नल जब हमारे पास पहुंचा है फिर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ। ठीक है, तो बच्चे अब हमारे पास जब अंदर तक मैसेज पहुंच गया, मसल के अंदर तक मैसेज पहुंच गया, केमिकली रीच किया था मसल फाइबर की सरफेस पे, अंदर तक पहुंचा दिया टी ट्यूब्यूल्स ने। अब बच्चे ये सारी इंफॉर्मेशन एक्टिन और मायोसिन को ऐसे तो नहीं मिल जाएगी, है ना। अब क्या होगा, दिस इंपल्स एक्टिवेट्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टी ट्यूब्यूल्स कंडक्ट भी कर रही है और साथ में क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो कैल्शियम को भी स्टोर करता है। ठीक है, तो दिस एक्टिवेट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम इन बल्क। सार्कोप्लाज्म में यानी कि मसल के साइटोप्लाज्म में अब इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा। अब कल के लेक्चर में आपने ये भी बात की थी, हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास जो कैल्शियम है उसके बिना मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मैंने कहा था कैल्शियम जब तक रिलीज नहीं होता है, कैल्शियम जब तक नहीं पहुंचेगा साइट पे, तब तक मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगी। हो गया रिलीज। कब रिलीज हुआ, जब नर्व की इंपल्स पहुंची, नर्व ने एक्टिवेट किया, मैसेज पहुंचाया, कैल्शियम रिलीज हो गया। ठीक है, अब बच्चे व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस कैल्शियम। This calcium binds troponin C, ठीक है, सिर्फ ट्रोपोनिन सी में बाइंड करेगा। अब मुझे बताओ ट्रोपोनिन सी किसका पार्ट है, थिक फिलामेंट का या थिन फिलामेंट का, थिन फिलामेंट का। तो बच्चे हमारे पास ट्रोपोनिन सी जो है वो एक्टिन फिलामेंट यानी कि थिन फिलामेंट का पार्ट है। तो अल्टीमेटली ट्रोपोनिन सी जो है उस पे बाइंड करेगा कैल्शियम। ट्रोपोनिन में 3 वर्जन थे, कल ही आपने बात की थी, आई, टी और सी, जिसमें से सी में सिर्फ बाइंड करेगा कैल्शियम। तो हमारे पास कल हमने ऐसा अरेंजमेंट बनाया था। ये क्या है, एक्टिन, ये उसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट, यही स्ट्रक्चर था सेम। इसके ऊपर आया हमारे पास ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन था, और ये आ गया हमारे पास ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन टी था, फिर ये ट्रोपोनिन आई था, और ये आ गया ट्रोपोनिन सी। ये 3 ट्रोपोनिन थे जो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास ट्रोपोनिन आई, सॉरी ये टी वाला होगा, ट्रोपोनिन टी,
ये ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी, यही था स्ट्रक्चर। और ये आया ट्रोपोमायोसिन, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, और ये एक्टिन इसी तरीके से था। अब कैल्शियम जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किया वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन सी, ठीक है। ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंड ट्रोपोनिन सी एंड अनमास्क यानी कि एक्सपोज करना, अनमास्क मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब कैसे, वो बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो बच्चे। अब यहां पे ध्यान दो, हमारे पास हमने कल भी देखा था, कल भी बात की थी कि हमारे पास जो एक्टिन है उसके ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी, ठीक है। उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन होता है, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट में नहीं, जुड़ा नहीं होता, पूरा टाइटली बाइंड नहीं होता, जबकि ट्रोपोमायोसिन जो है इसके ऊपर इजीली स्लाइड कर सकता है। यही बात की थी कल। अब बच्चे क्या होगा, जब एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोमायोसिन है उसके ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड किया तो ट्रोपोनिन एक्टिवेट हो जाता है, और ट्रोपोनिन एक्टिवेट होने के बाद अपने साथ साथ ट्रोपोमायोसिन को स्लाइड करवाता है इस तरीके से, ठीक है। स्लाइड करवाएगा, स्लाइड करवाने के बाद ओपन हो जाएगी हमारे पास मायोसिन साइट। जब हम कल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हमने कहा था कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ ज्वाइन करेगी एक्टिन बाइंडिंग साइट। पर मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या थी, वो तो बंद ही थी ना, वो अनएक्सपोज थी, मास्क थी। अब जब कैल्शियम बाइंड हुआ तो ट्रोपोमायोसिन साइड हो गया और मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गई। अब हमारे पास स्कोप बढ़ गया कि कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। पहले कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो रही थी, मायोसिन की वजह से नहीं, मायोसिन की वजह से, मायोसिन तो एक्टिव था, वो तो काम कर सकता था, लेकिन हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट जो थी वो कवर्ड थी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही थी। तो उसको ओपन करने के लिए सिग्नल किसने दिया, नर्व ने दिया, नर्व ने दिया, टीट्यूब्यूल ने अंदर तक पहुंचाया और कैल्शियम ने पहुंचाया हमारे पास ट्रोपोमायोसिन के पास, ट्रोपोनिन के पास, और इसकी वजह से हमारे पास मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो गई। अब बच्चे मायोसिन अपनी एक्टिविटी कर सकता है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को करवाएगा। एक्टिन को क्या करना है, अंदर की तरफ स्लाइड करना है ना, अंदर की तरफ स्लाइड करना है ताकि हमारे पास आई बैंड जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए, एच जोन जो है वो नियरली डिसअपियर हो जाए। हमें इस तरीके से स्लाइडिंग करवानी है ना, तो इस तरीके से स्लाइडिंग करवाने के लिए अब ये साइट ओपन हुई है। अब जानेंगे कि मायोसिन क्या करता है इससे। एक्टिन को कुछ काम नहीं है, अब जितना काम होना था, अनमास्किंग होनी थी, वो सारा कैल्शियम ने करवा दिया इतनी इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अब मायोसिन की एक्टिविटी को एनालाइज करना। तो मायोसिन की एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए वापस से मायोसिन का स्ट्रक्चर करना है। ये मायोसिन का हेड था, हैवी मिरोमायोसिन, ये लाइट मिरोमायोसिन है ना, सिर्फ चेन पार्ट आएगा ना, और ये हमारे पास दूसरा हेड, दोनों हेड बना लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चे अब इसकी एक्टिविटी को एनालाइज करने के लिए इसके दोनों साइड्स की बात करते हैं। दोनों साइड्स यानी कि एटीपी बाइंडिंग साइट, ये आ गई एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे एटीपी ने बाइंड करना है, ठीक है। और ये साइट आ गई हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट थी और मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, तो ये आ गई एक्टिन बाइंडिंग साइट। और ये है एटीपी बाइंडिंग साइट। तो इसमें कोई भी मास्किंग नहीं हुई थी, ये इसमें कोई भी साइट कवर्ड नहीं थी, बस जरूरत थी कि एक्टिन रेडी हो कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मायोसिन ऑलवेज रेडी रहता है, उसको बस एटीपी मिलना चाहिए, वो रेडी है। बाकी एक्टिन की दिक्कत थी,
एक्टिन जो है वो भी रेडी हो गया, अनमास्किंग हो गई है साइड की, है ना। ट्रोपोमायोसिन यहाँ से पूरा स्लाइड कर गया होगा, इस तरीके से स्लाइड कर गया होगा और अनमास्किंग हो गई होगी, पूरा साइड खुल गया होगा मायोसिन बाइंडिंग साइट। अभी तक कवर था, यहाँ पे पूरा प्रोपोनेंट आई भी आ रहा है पूरा, है ना। अब बच्चे क्या होगा इस केस में, मायोसिन जो है इस स्टेप में, अब एटीपी जो है इट बाइंड्स एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट जिसमें एटीपीज एक्टिविटी भी है, एटीपीज एक्टिविटी यानी कि एटीपी को ब्रेक करने की एक्टिविटी। एटीपी तब तक हमारे पास एनर्जी तक वो हमारे पास ब्रेक नहीं होगा। तो बच्चे उस एटीपी को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एटीपी बाइंडिंग साइट पे ही एटीपीएस एक्टिविटी है। अब एटीपी ने क्या किया, एटीपी ने बाइंड किया एटीपी बाइंडिंग साइट पे, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मली हेड कैसे था, मैं वापस से डायग्राम बना रही हूँ, हमारे पास नॉर्मली हेड ऐसे है ना। अब बच्चे हेड इस एंगल से लेके और राइज हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बच्चे और राइज हो जाएगा, एटीपी के बाइंड करने पर ही हेड राइज हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास अब देखो ये एक्टिन आ गया, एक्टिन है यहाँ पे, ये एक्टिन है पूरा फिलामेंट, ठीक है। इसकी जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज हो गई है, खुल गई है। मायोसिन नॉर्मली इस तरीके से था, इस एंगल पे, ठीक है। अभी ऐसे हो जाएगा ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि उसको इस मायोसिन बाइंडिंग साइट पे बाइंड करना है जो एग्जैक्टली इसके ऊपर होगी। तो इस तरीके से था हमारे पास, अब इस साइड से हो जाएगा। एटीपी के बाइंड करते ही ब्रेक नहीं हुआ, अभी भी एटीपी बाइंड हुआ है सिर्फ और हेड रेज हो जाएगा। रेज होने के बाद बाइंड कर गया एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट से, ठीक है। अभी ऐसे था इस एंगल पे, हेड अभी भी राइजन था, अब और हो जाएगा, ठीक। अब हेड राइज कर गया और एटीपी जो है बाइंड करने पे हेड राइज किया और एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो बच्चे एटीपी बाइंड्स एटीपी बाइंडिंग साइट and globular head of myosin rises myosin rises to bind actin, sorry, myosin binding site of actin। यानी कि अभी यहाँ पे हमारे पास एटीपी आया होगा और एटीपी ने अभी बाइंड किया होगा इस तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास एक्टिन ने अपना काम किया और हेड राइज हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ हेड राइज हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एटीपी एटीपेज एक्टिविटी breaks ATP into ADP and PR, which leads to release of energy and sliding movement of actin। स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ एक्टिन, ठीक है। इस दूसरे स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेती हूँ। हमारे पास इस तरीके से हेड था, ये एक्टिन के साथ बाइंड कर दिया था। अभी जब एटीपी आया था तो एक्टिन के साथ बाइंड कर गया था, ठीक है। अभी क्या करेगा, जब एटीपी ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पे एटीपी की जगह एडीपी है, ठीक है। तो एक्टिन जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर नहीं भूलना जो हमने पहले बनाया था,
इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। ये मायोसिन का हेड अभी एक्टिन के साथ बाइंड है और एक्टिन अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहां पे क्या हुआ, जब एटीपी बाइंड किया था, एटीपी बाइंडिंग साइड पे, तो हेड्राइज करके मायोसिन बाइंडिंग साइड पे बाइंड हो गया। अब एटीपी ब्रेक हुआ तो स्लाइडिंग हुई है। ठीक है, अभी एटीपी जो बना था वो रिलीज नहीं हुआ है, वो वहीं पे है अभी जहां पे एटीपी को बाइंड करना था। एटीपी बाइंड किया, हेड्राइज हुआ, एडीपी बना तो स्लाइडिंग हुई। अब ये एडीपी रिलीज हो जाएगा, हेड में से बाहर निकल जाएगा, फिर हेड नीचे आ जाएगा, फिर नेक्स्ट एटीपी बाइंड होगा, फिर हेड राइज होगा, फिर वो ब्रेक होगा, फिर स्लाइडिंग होगी, फिर एटीपी जो बना था वो रिलीज हो जाएगा, फिर नीचे हो जाएगा, एक्टिन वापस आ जाएगा। फिर एटीपी बाइंड किया, फिर से हमारे पास ज्वाइनिंग हुई, एटीपी ब्रेक हुआ, स्लाइडिंग हुई, एटीपी रिलीज हुआ, हेड नीचे, एक्टिन फिर से अपनी पोजीशन पे। तो ये है हमारे पास पूरी मूवमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एटीपी है वो एटीपी बाइंडिंग साइट से रिलीज हो जाएगा और हेड नीचे आ जाएगा। तो एटीपी रिलीजेस फ्रॉम एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन and head releases. Also, actin retains its position. बाकी क्या चेंज आएगा आई बैंड में, ए बैंड में, वो हमने कल डील किया है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके से तब तक कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी जब तक हमारे पास एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ। फर्स्ट वाला स्टेप, सेकंड स्टेप याद रखेंगे, जहां पे हमने बनाया था एसिटाइल कोलिन बाइंड किया एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के साथ, और वो जब तक उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड है और वहां पे जो गैप में एसिटाइल कोलिन जब तक प्रेजेंट है तब तक ये मैकेनिज्म होता रहेगा, तब तक हमारे पास एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो खुली रहेगी और तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। एटीपी आता रहेगा, मायोसिन जो है वो बाइंड करता रहेगा एक्टिन के साथ और फर्दर एक्टिविटी होती जाएगी। ठीक है, तो मतलब हम तो नहीं चाहेंगे ना कि एक बार हमें चांटा एक बार लगाना है तो वो 10 बार लगता जाए। ठीक है, हम तो एक ही बार चाहेंगे ना, तो बच्चों वो एक बार एक्टिविटी करने के केस में 10 बार एक्टिविटी हो जाए। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है, वो खत्म ही नहीं हो रहा गैप में। तो बॉडी ऐसा नहीं चाहेगी, बॉडी हमेशा चाहेगी एक्टिविटी एक बार होनी तो एक बार हो, उसके बाद हम वो एसिटाइल कोलिन बीच में से हटा दें। ठीक है, अब क्या होगा, तब तक की एक्टिविटी ये 3 स्टेप्स जो है 7th 8th और 9th स्टेप, एटीपी आया, हेड्राइज हुआ, उसके बाद एटीपी ब्रेक हुआ, स्लाइडिंग हुई, एडीपी जो बना, एडीपी जो स्टेप में बना वो जब रिलीज होगा हेड नीचे आ जाएगा, एक्टिन अपनी पोजीशन, और ये एक्टिविटी तब तक होती जाएगी जब तक एसिटाइल कोलिन है। और इस स्टेप को रोकने के लिए अल्टीमेटली बॉडी क्या करती है, टू रिलैक्स मसल एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज, एक एंजाइम है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज which breaks acetyl choline in synaptic region। synaptic region में एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और जो कंपोनेंट्स रिलीज होते हैं हमारे पास, ठीक है, कोलिन और एसिटेट, वो सारे वापस चले जाते हैं नर्व में, ताकि पूरी सिंथेसाइज होकर एसिटाइल कोलिन बनाए, वापस से नर्व में चला जाएगा, नर्व के अंदर ही चला जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हुई कंप्लीट मसल एक्टिविटी।